Assalamu alaikum to everyone. In this lecture we are going to study the history of corpus linguistics. तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री क्या थी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की, अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या थी, मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या थी, ठीक है। और उसके बाद चॉम्स्की ने कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था और फर्स्ट कॉर्पस जो था वो कौन सा था और मॉडर्न कॉर्पस कौन सी थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस अपने टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स discussed our first point, that is the early corpus linguistics. अब early corpus linguistics कब की थी? बिफोर 1950s, 1950 से पहले थी। अगरचे जो टर्म कॉर्पस लिंग्विस्टिक है वो फर्स्ट अपेयर हुई थी 1980s में, ठीक है। कॉर्पस बेस्ड लैंग्वेज स्टडी हैज़ सब्सटेंशियल हिस्ट्री, फिर भी कॉर्पस बेस्ड लैंग्वेज स्टडी की एक हिस्ट्री है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक बिफोर द एडवेंट ऑफ चॉम्स्की 1957। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो चॉम्स्की के एडवेंट से पहले यानी चॉम्स्की के क्रिटिसाइज़ करने से पहले जो थी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, या स्टडी करते थे हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को, उसको क्या कहा जाता था? अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, ओके। इन द प्री 1950s एरा, 1950s एरा मतलब 1950s का जो शुरू का एरा था, कॉर्पस लिंग्विस्टिक एमर्ज एज अ मैथोडोलॉजिकल टूल। कॉर्पस लिंग्विस्टिक को एक मैथोडोलॉजिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च करने के लिए। अब इसका मैथोडोलॉजिकल टूल के तौर पर किस तरह से यूज़ किया जाता था, इसका एम्फेसाइज़ क्या था, किस चीज़ पे जोर देती थी, मतलब कॉर्पस लिंग्विस्टिक एम्फेसाइज़ किस चीज़ पे करती थी? द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता था लैंग्वेज को ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट अंडर टू अनकवर द लैंग्वेज पैटर्न। अब लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को हम किस तरह से एनालाइज करते थे? सिस्टमेटिक एनालिसिस करते थे या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे हम। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैथोडोलॉजिकल टूल के तौर पे हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक को यूज़ करते थे, ओके। Pioneering efforts were made notably of scholars such as Zeeling, Harris, Bose and the Bloomfield. अब सबसे ज़्यादा इसमें एफर्ट किन स्कॉलर्स ने की थी? जैसे कि जीलिंग, हारिस है, ब्लूमफील्ड है, ओके। तो ये जो थी हमारी अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो कि 1950s के पहले के एरा की थी, जिसको हम अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक कहते हैं। और ये नॉम चॉम्स्की की एडवेंट से पहले थी, जब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को एज अ मैथोडोलॉजिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और एम्फेसाइज किस चीज़ पे किया जाता था? सिस्टमेटिक एनालिसिस पर। अच्छा जी, उसके बाद आए थे चॉम्स्की की क्रिटिसिज्म। चॉम्स्की ने ना क्रिटिसिज्म किया था 1957 पर कॉर्पस लिंग्विस्टिक ने पर। तो चॉम्स्की ने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था? However, the corpus linguistic faced criticism from the Chomsky. अगरचे कॉर्पस लिंग्विस्टिक ने जो है वो चॉम्स्की से क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन फिर भी इसकी एक थ्योरेटिकल और रियल बेस्ड अप्रोच है कॉर्पस लिंग्विस्टिक, ठीक है। हम इसको मार्जिनलाइज नहीं कर सकते इसके क्रिटिसिज्म के बावजूद चॉम्स्की के, ओके। चॉम्स्की एक रेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है? कॉर्पस लिंग्विस्टिक सोर्स है, एक एविडेंस के तौर पर हम यूज़ करते हैं लिंग्विस्टिक इंक्वायरी में। उसके बाद है उसने और क्या कहा था? एक तो ये कहा था कि ना कॉर्पस लिंग्विस्टिक क्या है? एविडेंस है, सोर्स ऑफ एविडेंस है इन लिंग्विस्टिक इंक्वायरी। और उसके बाद उसने कहा था द लिंग्विस्ट मस्ट स्टडी द कॉम्पिटेंस रैदर देन परफॉर्मेंस। अब उसने कहा था कि जब लिंग्विस्ट स्टडी करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो वो उसमें कॉम्पिटेंस देखते हैं, ना कि परफॉर्मेंस देखते हैं। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक टोटली किस चीज़ पर है? परफॉर्मेंस बेस है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कॉर्पस जो है वो रियल लाइफ लैंग्वेज टेक्स्ट होती है, या रियल लाइफ से जो हम लैंग्वेज को कलेक्ट करते हैं उसकी कलेक्शन होती है। तो ये टोटली किस पर बेस्ड है? परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। अब परफॉर्मेंस इटसेल्फ इज़ अ पुअर मिरर ऑफ कॉम्पिटेंस। परफॉर्मेंस तो खुद पुअर मिरर है कॉम्पिटेंस का। अब जब लिंग्विस्ट को ही कॉम्पिटेंस को स्टडी करना है, ठीक है, और परफॉर्मेंस को नहीं, और जब हम कॉर्पस को स्टडी करेंगे वो तो टोटली किस पर बेस है? परफॉर्मेंस पे बेस है, जो कि खुद कॉम्पिटेंस का पुअर मिरर है। तो इस तरह से चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज़ किया था कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द ऑल इन्फिनाइट सेंटेंसेस ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस दैट लीड टू इट्स स्क्यूनेस। अब उसके बाद चॉम्स्की ने और क्या क्रिटिसाइज़ किया था कि उसने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि जितना हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सब के सब को हम कलेक्ट कर लें, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो खराबी पैदा होती है, स्क्यूनेस पैदा होती है। उसके बाद है जी हमारे पास मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो कि 1960s में आई थी, ठीक है। और ये किसके सर्वे पर बेस है? क्विर्क के सर्वे पर बेस है, ठीक है। रैंडोल्फ क्विर्क एक लिंग्विस्ट था, उसका एक सर्वे किया था उसने, जिसको क्या नाम दिया जाता है? द क्विर्क सर्वे ऑफ इंग्लिश। और उसने कब किया था? 1960s to 1970s में उसने ये एक सर्वे किया था, ओके। तो आगे पढ़ लेते हैं हम। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न corpus linguistic began with the pioneering effort of
द रैंडोल्फ क्विर्क। अब रैंडोल्फ क्विर्क की जो है थी उसका वर्क था जिसकी वजह से इसके अंदर इतना चेंजेस आई थी, या लिंग्विस्टिक जो कि जिसको पहले अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक कहा जाता था, अब उसको मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक कहा जाने लगा। एंड हिज कलीग्स, अब उसने कब दी थी अपने रैंडोल्फ क्विर्क ने अपना ये सर्वे और ये जो वर्क है उसने कब दिया था? 1960s और 1970s में अपने कलीग्स के साथ मिलकर। द सर्वे ऑफ इंग्लिश यूजेज, अब इसको क्या नाम दिया गया था? द सर्वे ऑफ इंग्लिश यूजेज at the University of London play a pivotal role in collecting and analyzing the large amount of linguistic data। अब ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इसका ये सर्वे। इसके बाद ही कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक का जो है वो नाम दिया गया था। इस सर्वे में क्या हुआ था? दिस सर्वे marked a significant shift toward the empirical approach utilizing the spoken and the written text to investigate the language pattern। अब पहले जो था कॉर्पस लिंग्विस्टिक को एक मेथोडोलॉजिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और उसको सिस्टमेटिक एनालिसिस के तौर पर यूज़ किया जाता था। अब इसके सर्वे के बाद ठीक है एम्पिरिकल अप्रोच आ गई थी। उसके बाद इसके अंदर स्पोकन और रिटन दोनों टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता था। ओके, तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो चेंज आने के बाद, मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स आने के बाद जो है वो फर्स्ट कॉर्पस बनाया गया था जिसको क्या नाम दिया गया था? द ब्राउन कॉर्पस। और ये कब पब्लिश किया गया था? 1961 में। द फर्स्ट मॉडर्न कॉर्पस इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल कॉर्पस वाज द ब्राउन कॉर्पस ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश। तो फर्स्ट ब्राउन कॉर्पस था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल था और ये किस लैंग्वेज में था? स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश में था। अब इसको किसने जो है वो लिखा था इस कॉर्पस को? नेल्सन फ्रांसिस एंड द हेनरी क्यूसेरा, इन दो जो थे ये लिंग्विस्ट थे, इन्होंने बनाया था ये वाला कॉर्पस, द ब्राउन कॉर्पस। और इसका नाम, अच्छा इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसका नाम ब्राउन कॉर्पस क्यों रखा गया था? क्योंकि एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जो है वो यूएसए की यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? ब्राउन यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी के नेम पर बेस है द ब्राउन कॉर्पस। द कॉर्पस कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन वर्ड्स ऑफ द अमेरिकन इंग्लिश। अब इसके अंदर कितना वर्ड्स हैं? 1 मिलियन वर्ड्स पर कंसिस्ट है ये कॉर्पस। टू मेक द कॉर्पस आर गुड स्टैंडर्ड रेफरेंस द टेक्स्ट वर सैम्पल्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस फ्रॉम द 15 डिफरेंट टेक्स्ट कैटेगरीज। अब इस जो है कॉर्पस को, ब्राउन कॉर्पस को एक स्टैंडर्ड और अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए उन्होंने 15 अलग अलग जगहों से जो है वो टेक्स्ट को कलेक्ट किया था। और वो कैटेगरीज कौन सी थी? 15 डिफरेंट: प्रेस, रिपोर्टेज, एजुकेशनल रिव्यू, स्किल्स, हॉबीज, रीजन, रिलीजियस, लर्नड, साइंटिफिक, फिक्शन एंड द वेरियस सब कैटेगरीज। मतलब डिफरेंट 15 कैटेगरीज से कलेक्ट किया गया था ताकि ब्राउन कॉर्पस को एक स्टैंडर्ड कॉर्पस बनाया जा सके। उसके बाद जी हमारा सेकंड कॉर्पस है जो है लंदन लूंड कॉर्पस ऑफ स्पोकन ब्रिटिश इंग्लिश। अब वो ब्राउन कॉर्पस कौन से था? स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश पर बेस था। अब ये किस पर बेस है? ब्रिटिश इंग्लिश पर बेस है। अब ये जो है लंदन लूंड कॉर्पस, ये दूसरा स्मॉल कॉर्पस है, ठीक है। अब पहला कौन सा था? ब्राउन कॉर्पस था। और दूसरा कौन सा है हमारे पास? ये वाला है। द कॉर्पस वाज फर्स्ट कंप्यूटर रीडेबल कॉर्पस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब ये पहला कॉर्पस था स्पोकन लैंग्वेज का। अभी तो हमने कहा है कि ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉर्पस है, तो ये अब पहला कैसे हो गया? अब जो ब्राउन कॉर्पस था तो आप लोगों ने शायद फोकस किया हो ना कि उसमें रिटन टेक्स्ट को कलेक्ट किया गया था सारे के सारे, जैसे ये देखिए प्रेस रिपोर्टेज ETC। लेकिन ये जो लंदन लूंड कॉर्पस है ये स्पोकन लैंग्वेज पर बेस है, तो इसमें जो भी कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होगी या डाटा होगा वो कौन सा होगा? स्पोकन लैंग्वेज का होगा। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 100 स्पोकन टेक्स्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ड ईच, ठीक है। इसमें 100 स्पोकन टेक्स्ट हैं और हर स्पोकन टेक्स्ट के अंदर कितना वर्ड्स हैं? 5000 वर्ड्स हैं। द टेक्स्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन, स्पॉन्टेनियस कमेंट्री, स्पॉन्टेनियस एंड प्रिपेयर्ड ऑरेशन। तो इसमें सारे के सारे देखें, आप नोट करें तो सारे स्पोकन जो हैं वो कन्वर्सेशंस हैं, ठीक है, या कमेंट्री है, सारे के सारे ऑरल स्पीच से रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है।